जमीन की तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक जंग का समा बंधा हुआ और जिस खित्ते में हम रह रहे हैं वहां तो जंग हो ही रही है। जो भी अपने आप को ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन में कहते हैं उनको इस जंग को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें करनी चाहिए। हम किसी भी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में ना तो इंटरफेयर करते हैं। पूरे इजराइल में पैनिक मच जाती है। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। हमारे पास स्टोरेज का कोई मैकेनिज्म नहीं है, एक तरह से वो बारिश बिल्कुल ज़ाया हो रही होती है। इसराइल ने गजा में जुल्म बर्बरियत का मैदान सजाने के बाद जंग को मशरिक़ वुस्ता में फैला दिया। ईरान पर मजीद फिजाई हमलों में पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज के 20 से ज़ायद अहम कमांडर्स को निशाना बना डाला। जवाब में ईरान ने हाइफा शहर को निशाने पर रख लिया। रफाल मिलिट्री कंपनी को तबाह करने का दावा। ईरान इसराइल जंग से दुनिया कितनी मुतासिर हो रही है, होगी प्रोग्राम में तफसीली बात। ईरान इसराइल जंग के दौरान फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका मजीद अहमियत इख्तियार कर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर अमरीकी और पाकिस्तानी परचम के नज़ारे, मगर भारत भर में मातम का समा। फील्ड मार्शल के दौरे पर गोदी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा जारी, शायद जख्म अभी ताज़ा है। ईरान इसराइल जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का अहम बयान, कहा जिस तरह पाक भारत जंग बंदी करवाई उसी तरह जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ईरान से फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयार। क्या होगा जंग का मुस्तकबिल, जानेंगे एक्सपर्ट से। ईरान इसराइल जंग के बाईस आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। ओगरा ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे और डीजल 7 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा होने पर अवामी राय क्या, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पंजाब में मानसून बारिशों से मौसम खुशगवार। मगरबी हवाओं के नए सिस्टम ने कराची के शहरियों को भी बारिश की नवीद सुना दी। M9 नूरियाबाद और अतराफ में बारिश की इत्तलात। कौन कौन से शहरों में आज होगी बरसात, बताएंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, दुनिया बोले में खुशामदीद। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, बट बिफोर वी गो टुवर्ड्स आवर फर्स्ट स्टोरी, फैसल मुझे ये बताएं, आप मुझे आज ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं एक्चुअली। भाई पहली कहानी है वाकई मेरी परेशानी, और बात ही कुछ ऐसी है ना सादिया कि जिस पर मैं क्या है ज़मीन पर बेचने वाले हर शख्स का परेशान होना बनता है। ज़मीन की तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक जंग का समा बंधा हुआ और जिस खित्ते में हम रह रहे हैं वहाँ तो जंग हो ही रही है। बिल्कुल, और ज़मीन पर तो जंग समझ में आती है। जो माहौल बना हुआ है उससे अंडरग्राउंड या आसमान पर आप कौन सा जंग करना चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, वहाँ क्या माहौल बन रहा है फैसल? देखिए, ज़मीन पर इंसान की इंसान से जंग है, मगर ज़ेरे ज़मीन या आसमान की जंग इंसान और कुदरती निज़ाम की जंग। जैसे जैसे इंसान कुदरत को चैलेंज कर रहा है, कुदरती वसाइल का बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहा है, वैसे वैसे ये जंग फैलती जा रही है। सिर्फ कराची शहर की मैं अगर बात कर लूँ, फिर बाद में इसको एक्सपेंड करते हैं। सिर्फ कराची शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल 400 फीट से तजावुज़ कर गया, यानी कि कराची हो चुका है 400 फीट खोखला। शायद ही किसी घर में दरख्त नज़र आता हो। शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है। ग्रीन एनर्जी हासिल करना चाहते हैं ना हम, लेकिन एक्चुअल ग्रीन एनर्जी नापैद होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा दरख्तों को नज़रअंदाज किए जाना है। इंसान और नेचर की यही जंग मौसमियाती तब्दीलियों की भी बड़ी वजह है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। फ़िज़ाई एतबार से ओजोन लेयर मुतासिर हो चुकी है। इंसान टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ रही है। सेहत के शोबे में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, मगर उसी के साथ साथ बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और कारोबारी दुनिया में एक से बढ़कर एक दूसरा एम्पायर खड़ा किया जा रहा है, मगर मफादात और नज़रियात की जंग ने एक दूसरे को शदीद मुतासिर कर दिया। तो क्या लगता है आपको, ये सारी आम सी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल ये परेशान कुन बातें हैं। और फैसल आप सही कह रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है। इसके लिए सबको सोचने की ज़रूरत है, अपनी अपना किरदार अदा करना, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी। और जिम्मेदारी सबकी है ना, क्योंकि हम सब इस दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि सिर्फ चंद लोगों ने दुनिया की किस्मत अपने हाथ में ले रखी है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी, जो कि बड़े ही मोजी हैं, उनकी इंतहा पसंद सोच ने ना सिर्फ भारत को खुद मुश्किल में डाला हुआ है, उसको एक दहशतगर्द मुल्क बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन खित्ते में भी दहशतगर्दी बढ़ रही है।
और दूसरी तरफ हम नेतन्याहू को देखते हैं, पहले उन्होंने गज़ा में बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ खड़े किए, अब इस जंग को मशरिक़ वुस्ता में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ईरान ने इसराइल को सुबह सवेरे अब तक का सबसे करारा जवाब भी दिया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हाइफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई है और इसके साथ साथ हाइफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके सुने गए। इसराइल के दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को फ़िज़ा में नाकाम बनाने की कोशिश भी की है। और फैसल, होता क्या है कि चंद जंगी जुनूनियों की वजह से लाखों मासूम जाने जो है वो दाव पर लग जाती हैं। इसराइल की बर्बरियत से जहां कई ईरानी शहरी शहीद हुए हैं, वहीं 12 साला ताइक्वांडो चैंपियन है आमिर अली अमीनी, 24 साला शायरा और उस्ताद है परनिया अब्बासी, और मुसव्विरा जिनके खूबसूरत शाहकार हमने देखे हैं, मंसूरा अली खानी, वो भी शहीद हुई हैं। और ये वो लॉस है जो कि आपको हर जंग में देखना पड़ता है। और ये तस्वीर जो है ये जवां साला शायरा थी परनिया। आयरनी यह है कि इन्होंने शहीद होने से पहले अपनी आखिरी नज़म लिखी थी और इस नज़म का नाम था द एक्सटिंग्विश्ड स्टार्स, यानी बुझते हुए सितारे। और उसमें वो लिखती हैं कि मैं और तुम एक इख्तिताम के करीब आएंगे कहीं ना कहीं, और फिर दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़म खामोश हो जाएगी। ये सुनकर, आई मीन, हु न्यू व्हाट शी वाज राइटिंग विल कम ट्रू। एब्सोल्युटली। चलिए, अब ख़ित्ते पे इसकी क्या सूरत हाल बन रही है, डॉक्टर हुमा मकाई बैनुल-अक़वामी माहिर उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, जंग को फैला दिया है। इस सारे मामले में क्या ये सिर्फ एक बायलैटरल मामला है या कोई और पार भी शामिल है इसमें? स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल दिया कि ये यूनिलैटरल एक्शन था इजराइल का और अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन साथ साथ फिर क्वालिफाइंग स्टेटमेंट उन्हें देना पड़ता है। और वो क्वालिफाइंग स्टेटमेंट ये था कि जी अगर इजराइल पे हमला हुआ तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि जो सब बंदियां हैं वो आपको वाज़े तौर पर अब नजर आ रही हैं और दुनिया शायद बाइपोलैरिटी की तरफ या मल्टीपोलैरिटी की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और दूसरी अहम बात जो बहुत खुल के सामने आ रही है वो ये कि शायद इजराइल को रोक लगाने की कोई ऑप्शन अब मौजूद ही नहीं है। जो कुछ गजा में हो रहा था वो तो हो ही रहा था, जिस तरह का जेनोसाइड, एथनिक क्लेंसिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की धज्जियां, जो कुछ होना था वो हो गया। लेकिन एक सोवरेन स्टेट पर हमला करना, उस हमले को जस्टिफाई करना, फिर ये स्टेटमेंट देना कि उसको सफाई हस्ती से मिटा देंगे, तो ये एक तो ये जंग आप खत्ते से बाहर ले गए और फिर इस जंग के ग्लोबल होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। तो ऐसी सूरत हाल में अभी ट्रम्प साहब का अभी भी स्टेटमेंट आया है कि जी हम हफ्ता 10 दिन में इस जंग को रोक लेंगे और सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि ये अटैक हो सकता है कि अमेरिका की मर्जी से ना हुआ हो, लेकिन अमेरिका के इल्म में जरूर था कि ये होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि हम बड़े मुश्किल और खतरनाक दोहराए पे खड़े हैं और अगर इस वक्त रिस्ट्रेंट से ज्यादा सैनिटी प्रिवेल नहीं की और इजराइल से जो समझिए तकरीबन एक जुनूनियत की सूरत हाल सामने आ रही है, अगर उसे नहीं रोका गया तो ये पैटर्न्स आप रिपीट होते देखेंगे दुनिया में कि जो ताकतवर हैं उन्हें लगेगा कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और आपको देखा कि मोदी को भी यही नशा, यही खुमार था। वो तो सूरत हाल डिफरेंट तरह से बन गई तो अब वो समझिए पीछे हट गए, वरना मोदी भी बिल्कुल यही चाहता था। उसने ये अपना इलेक्शन इससे विन करना था और उसको फिर जो सूरत हाल करनी थी ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो अपनी जगह। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और लगता है ऐसा है कि जो भी मुल्क मौसर जवाब नहीं दे पाएगा वो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इंडिया पाकिस्तान वाले सिनेरियो में हमने देखा कि अगर पाकिस्तान की जानिब से वो करारा जवाब नहीं आता तो वो ज़रूर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते, और अगर ईरान की जानिब से भी उस दौर का जवाब नहीं आता तो ईरान के लिए बहुत, ऑल्दो ईरान ऐसा लगा इनिशियली कि दे वर कॉट बाय अ सरप्राइज बट देन दे हैड अ कमबैक। इस बीच एक और भी चीज़ तो हुई ना, यू नो, हाउ वाज, व्हाट वाज पाकिस्तान्स रोल इन ऑल ऑफ दैट। मेरे ख्याल में ये भी पूछ लेते हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ईरान को मुश्किल हुई, दे मेड अ कमबैक, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। सऊदीया का ईरान के हक में बयान देना, क्या दहाइयों बाद हम इसराइल के खिलाफ एक मौसर मुस्लिम इत्तेहाद बनता हुआ देख रहे हैं? मैं नहीं समझती कि ये सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद है।
क्योंकि नॉर्थ कोरिया का भी सपोर्ट में स्टेटमेंट आया है ईरान के, चाइना की तरफ से भी सपोर्ट आई है, रशिया की तरफ से भी सपोर्ट आई है। तो मैं इसे मुस्लिम इत्तेहाद से बड़ी चीज देख रही हूँ। मैं इसे रिएक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी अगेंस्ट अमेरिकन बायस, अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म, इजरायली जेनोसाइड, इजरायली एग्रेशन है। तो मैं इसको कन्फाइन नहीं करती सिर्फ मुस्लिम दुनिया में। मेरा ख्याल है अब इस वक्त जिस तरह की सबबंदी हो रही है वो सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं है, उससे बियॉन्ड भी है। अच्छा, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और इस पे दुनिया की अपनी एक ज़मीर की आवाज़ है, वो भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता। और ये पहले हम गाज़ा के मामले में देख चुके थे, जब 7 अक्टूबर वाला वाक़या हुआ उसके बाद से लेके 6 महीने तक दुनिया सिर्फ ये कर रही थी कि जी हमास ने जो किया वो गलत किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, पहले गज़ा के मामले पे फ्रांस और दीगर ममालिक उन्होंने आवाज़ बुलंद करना शुरू की, और अब इस मामले पे तो दुनिया खुल के सामने आ रही है और वो इसराइल को ज़्यादा मुरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। डॉक्टर साहब, फिर ये आपको तनाज़ा जल्द ख़त्म होते नज़र आ रहा है या इसमें वक्त लगेगा? कि आज चौथा स्ट्रेट दिन और आज भी सुबह में हमला हुआ है दोनों अतराफ, तो खित्ते पे इसके अगर तो ये कम होता है या लंबा होता है तो उसके क्या असरात मरतब होता देख रही हैं? देखिए, अगर तनाज़ा जल्द खत्म नहीं हुआ तो दुनिया खत्म होगी, सूरत हाल बहुत मखदूश हो जाएगी। तो जरूरी है कि अगर कोई अपने आप को ग्लोबल लीडर कहता है या जो भी अपने आप को ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन में कहते हैं, उनको इस जंग को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ इजराइल जंग नहीं कर रहा, ये किसी छोटे अरब मुल्क के खिलाफ इजराइल जंग नहीं कर रहा, ये एक ऐसे मुल्क के खिलाफ उसने जंग की शुरुआत की है जो दिहाइयों से इस जंग की तैयारी भी कर रहा है। यानी जो हर लम्हे इजराइल ने ईरान को धमकियां दी हैं, आज उन्होंने इस धमकी को सच किया है। और ईरान जो है, अब ईरान एक कमिटमेंट ट्रैप पे है, उसको जवाब देना ही है। अभी तक वो थोड़े रिस्ट्रेंट से जवाब देता था, ऐसा जवाब देता था जिसमें अमवात नहीं होती थी, ताकि जंग में एस्केलेशन ना हो। लेकिन अब सूरत हाल इस नहज पे पहुंच गई है कि एस्केलेशन को रोकना ईरान के हाथ में नहीं है, एस्केलेशन को रोकना उन दीगर पावर्स के हाथ में है जो अपने आप को ग्लोबल पीस का लंबरदार कहते हैं। जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम वकाई साहिबा। और यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये सिर्फ अब खित्ते का मामला नहीं है, नॉर्थ कोरिया, रशिया, दीगर ममालिक में इसमें। लेकिन मेरे जहन में एक बात आई थी फैसल, इफ़ यू अग्री विद मी, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करना शुरू कर देगा तो हर मुल्क ये सोचेगा कि क्या उसके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, क्या यही उसके पास एक दिफा का हक है, क्योंकि अगला मुल्क उससे तभी डरेगा अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। उसके ऊपर से जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाली जो अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये कि ईरान ने ये भी धमकी दे दी कि जी हम एनपीटी से निकल जाएंगे। दिस मीन्स ये बिल्कुल इक्वल है इस चीज़ के जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, विल गो न्यूक्लियर, हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे अपनी बका के लिए। इसी तरह ईरान का ये इकदाम भी बिल्कुल उसी तरह है कि ईरान भी कह रहा है हम एनपीटी से निकल जाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपने जो भी हमने करना है। और जिस भी मुल्क की सॉवरेनिटी पे अटैक होगा, मेरे ख्याल में वो मुल्क यही स्ट्रैटेजी लेगा। ये एनपीटी इसीलिए तो था कि मजीद ममालिक की ना बनाए, लेकिन इसराइल जैसे मुल्क है, वो एक ही ऐसा पक्की मुल्क है, तो इसराइल अगर इस तरीके से खित्ते में अपनी तौसी पसंदाना सोच लिए आगे बढ़ता रहेगा तो अदर कंट्रीज विल हैव टू थिंक, और ख़ास तौर पे जो सराउंडिंग उर्दन और दीगर ममालिक है उनको सोचना पड़ेगा कि आप कब तक उनका बगल बच्चा बने रहेंगे। जिस भी बड़े मुल्क ने लाइक यूरोपियन कंट्रीज और इटसेल्फ यूएसए, उसने किसी भी दूसरे मुल्क को न्यूक्लियर वेपन बनाने से मना किया, ये उनका बहुत ह्यूज फेलियर है। क्योंकि अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते, तो आपने मेरे दिफा के लिए जब मेरे खिलाफ कोई चढ़ाई करता है तो उसके लिए आपने मेरे साथ क्या किया, यू नो, सो that is a huge failure for the big nation। इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। इसराइल ईरान जंग में जहां अब तक दुनिया को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसी सारी सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका इंतहाई अहमियत की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी न सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई और तस्वीराती मफादात के लिए अहम है, बल्कि ये आलम इस्लाम के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को मौसर अंदाज में आलमी सतह पर उजागर करने का भी एक जरिया बन रहा है। बिल्कुल, और
और क्योंकि सऊदी अरब हो या फिर रूस हो, चीन हो या फिर पाकिस्तान, सभी ने ईरान पर जारी हमलों की शदीद अल्फाज मज़म्मत की। और अब इस लिहाज से फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस जो मौजूदा सफारती इंटरफेस है उसके तौर पर भी काम कर रहे हैं। और अमेरिका और मुस्लिम दुनिया के दरमियान बातचीत की नई राहें भी इससे खुल सकती हैं। दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता में जारी जो कशीदगी है और बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस ने ईरान को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें अब तेज़ कर दी हैं। और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमेरिका की जानिब से मदऊ किए जाने पर भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। ये भारतीय मीडिया माजरत के साथ इनका मसला पता नहीं क्या है। आई नो प्रॉबेबली द मेडिसिन दैट पाकिस्तान हैज़ गिवन देम वो अभी तक भुला नहीं पाए हैं। एब्सोल्युटली, दर हकीकत इंतहाई मोदी नहीं मूजी मीडिया इसका रोल प्ले कर रहा है। हमेशा की तरह नित नया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और मूजी मीडिया के हर चैनल पर एक से बढ़कर एक झूठ बोला जा रहा है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और ज़ख्म तो अभी ताज़ा हैं, उन पर नमक पाशी क्या ही की जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर और ख़ित्ते की भी सूरत हाल क्या होने जा रही है, कहते हैं माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर शीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ज़रा जो करंट सिचुएशन चल रही है, करंट सिनारी, उस पर मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। मौजूदा सूरत हाल में मामला कहाँ जाते देख रहे हैं ख़ित्ते पे, इस जंग के क्या असरात नज़र आ रहे हैं आपको? ईरान जारी बात है, ये एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें इजराइल ने जब हमास ने इस पे 7 अक्टूबर को हमला किया था आज से 2-3 साल पहले, तो इजराइल ने मुसलसल अपनी जो पॉलिसी है उसमें इस चीज़ को रखा कि जो मज़ाहमती ग्रुप हैं, हमास, हिजबुल्लाह, होथीज़, जो कि ईरान जिनको सपोर्ट कर रहा था, उनको कमज़ोर किया बहुत ज़्यादा। और जब उनको काफ़ी कमज़ोर कर लिया तो अब उसने ईरान पे डायरेक्ट हमला भी कर दिया है। तो ये वजह है कि आज जब ईरान पे हमला हुआ है तो हमास और हिजबुल्लाह जो हैं वो इज़राइल पे हमले करने की पोजीशन में नहीं है, एक बात। लेकिन इसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। दुनिया में महंगाई का एक नया तूफ़ान आ सकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जहाँ से बहुत सारा तेल गुजरता है वो चोक हो सकती है। इंटरनेशनली जो दुनिया है वो पहले ही यूक्रेन और रशिया की जंग से बड़ी मुतासर है। उससे पहले गज़ा के अंदर जो इज़राइल ने बर्बरियत की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह ईरान ने डिटेरेंस को रिस्टोर किया है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाई है, इस वक्त लोग आलम इस्लाम के अंदर इस चीज़ को बहुत सराह रहे हैं कि इज़राइल को बताया जाना चाहिए था कि अगर वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो इज़राइल के ऊपर ईरान ने हमला किया है, इससे ही आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया, ईरान और इज़राइल को डील कर लेनी चाहिए। अब चूँकि आपने अमरीकी सदर की बात कर ही दी है, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी अमरीकी सदर ने कल इस्राइल ईरान जंग पर एक अहम बयान दे दिया और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इससे ज़रा परे ही रहना चाहिए, इस पूरे मामले में उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान के मामले की वजह से हाई अलर्ट है। माई क्वेश्चन इज़ वाई डज ट्रम्प थिंक कि पाकिस्तान इसमें किसी भी तौर से इन्वॉल्व होगा या उसका कोई हाथ है इसमें? देखिए, इसमें बात सिंपल सी है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो एक एटमी ताकत है, एक मिसाइल पावर है और इस्लाम के नाम पे बना है, तो शायद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद ये पाकिस्तान के पास जो ताकत है इसका इस्तेमाल किया जाएगा इज़राइल के ख़िलाफ़। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इज़राइल को ऑलरेडी पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज़ ना करके उसको उसकी पोजीशन बता दी है। अब ये पोजीशन आ गई है कि हम किसी भी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में ना तो इंटरफेयर करते हैं, ना वहाँ पे जाके अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है तो हम कोई तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं। हम समझते हैं कि ये एक दूसरे मुल्कों का ज़ाती मसला है। ईरान की अपनी खारजा पॉलिसी है, उसका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसकी एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, जिसको ईरान की अवाम, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और ईरान की रिलीजियस लीडरशिप जो है
उन इंटरेस्ट को परसू करते हैं। हमारा उसमें ना कोई लेना है ना देना है, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो सिर्फ अपने दिफा के लिए, और यही वजह है कि हमारा सारे का सारा जो फोकस है वो भारत की तरफ है। और आपने देखा होगा जिस तरह 10 मई को पाकिस्तान ने डेटरेंस रिस्टोर की, दुनिया ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और यही वजह थी कि अमेरिकी सदर और दुनिया ने इमीडिएटली कहा कि यहाँ पे सीज़ फायर हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की बस एक खामख्याली है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं जो बनाई जाती हैं पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम दुनिया के अगर कहीं भी कोई झगड़ा होगा तो पाकिस्तान वहाँ चला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रूर अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, मेरा ख्याल है यही इतनी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर लेते हैं। इन दिनों अमरीकी दौरे पे हैं और जो एक बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है, टाइम स्क्वायर के अतराफ जो बिल बोर्ड्स हैं उन पे उनकी तस्वीर भी हैं, और साथ में पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पे दिखाया जा रहा है। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। देखिए, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट दौरा इस सेंस में है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो है उसने जो रिसेंटली इंडिया के ख़िलाफ़ जो एयर सुपीरियरिटी कायम की, जो इंडिया को मजबूर किया सीज़ फायर के लिए, और इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, उसके तनाज़ुर में देखा जाए तो अमेरिकी लीडरशिप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है कि उन्होंने कॉशियसनेस का भी सहारा लिया, रिस्ट्रेंट का सहारा लिया, ताकत होते हुए रिस्ट्रेंट किया। इसीलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है वो बड़ी ताकतवर है, बड़ी मजबूत है। और कई लोगों को जब मैं कहता हूँ तो वो बात बुरी लगती है, तो वो बेसिकली जनरल आसिम मुनीर के बारे में अमेरिकी लीडर सदर जो है वो बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। और अगले दिन आपको याद होगा कि जो सेंटकॉम चीफ है जनरल माइकल कुरेला ने जो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में भी स्पीच दी और कहा, टेस्टिमनी दे रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि पाकिस्तान हमारा बड़ा ज़बरदस्त पार्टनर है। हम उन्हें जो इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत प्रोवाइड करते हैं वो अपने मीन्स एंड रिसोर्सेज के ज़रिए उन दहशतगर्दों को एलिमिनेट करते हैं, और बहुत सारे उन्होंने हमारे हवाले भी किए हैं। ये वो इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द हैं जो इस खित्ते को जिस खित्ते में दहशतगर्दी कराना चाहते हैं। तो अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, इस खित्ते को महफूज करने में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में दुनिया को महफूज करने में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। इसीलिए अमेरिकी सदर ने जो कांग्रेस में पहली स्पीच की थी उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। और वो आपको याद होगा जो एबीगेट की बॉम्बिंग हुई थी उसमें जो मास्टरमाइंड था उसको पाकिस्तान ने पकड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो अमेरिका के सामने बड़ी क्लियर है, इसीलिए वेलकम किया जा रहा है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि एक भूत पाक अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद पहले भी थी और मज़ीद रखने जा रहे हैं। एंड इन दी एंड डॉक्टर साहब, दुनिया अब मॉडर्न डिप्लोमेसी की तरफ जा रही है। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, कम से कम मेरी सहाफ़ती जितना भी करियर है उसमें मैंने देखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस हमसे डू मोर की बात नहीं करता और ये ट्रेड की बात कर रहा है, हमारे साथ अलायंस की बात कर रहा है, पार्टनरशिप की बात कर रहा है। व्हेन वी से दैट, हमें ये भी पता है कि ये हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। सो इन ऑल ऑफ दैट सिनेरियो आप इसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान को इसको किस तरह से परसीव करना चाहिए और पाकिस्तान आगे क्या कर सकता है अमेरिका के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इकोनॉमिक रिलेशंस अमेरिका के साथ बेहतर करे, और उस सिलसिले में हमारा डेलीगेशन जा रहा है जो थोड़ा डिले हो गया। वो भी उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है, बिटकॉइन के ऊपर काम हो रहा है। फ्यूचर में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में, अमेरिका की कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। रिसेंटली आपको पता है कुछ कंपनीज आई भी थी। तो मैं समझता हूँ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर जो मौजूद हैं उनका बेसिक मकसद यही है कि अमेरिकन बिजनेसमैन को, वहाँ पे यंग लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, और वो इंटरेस्टेड हैं, और आपको पता कि डेलीगेशन आए हैं बाकायदा पाकिस्तान के अंदर। सो मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी इस वक्त हमारे पास यही है कि इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जनरेट हो, जिसकी वजह से अमेरिका ये महसूस करे
कि पाकिस्तान सिर्फ हमसे पैसे कमाता नहीं है, हम भी पाकिस्तान से पैसे कमाते हैं, और पाकिस्तान सिर्फ हमसे डॉलर नहीं कमाता, हम भी पाकिस्तान से सरमाया कमाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो फोकस जो है वो करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं। बहुत डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला और हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपना एनालिसिस भी हमारे साथ शेयर किया। एंड यस, जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, इट्स अ टू वे थिंग। यू कैन नॉट हैव वन साइडेड रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशन के साथ, एंड दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजंस कि यूएस के साथ हमारे रिलेशन वन साइडेड भी नजर आए मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट देखना ये होगा कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जस्ट लाइक यू सेड, ये कितनी देर पर रहती है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, उस पर हाजिर होंगे मज़ीद स्टोरीज में आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। Good morning again and welcome back. फैसल, I was thinking to myself कि इस वॉर में, यानी इन 4 दिनों में इतनी तेज़ी से चीज़ें डेवलप हुई हैं, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि जो इसराइल और ईरान के बीच जो जंग है, इसमें अब तक हुआ क्या क्या है। क्योंकि इस जंग से पहले कोई सोच भी नहीं रहा था कि इसराइल का जो इतना पावरफुल दिफाई निज़ाम है, जिसे हम आयरन डोम के नाम से कहते हैं, वो सब कुछ दिफा कर सकता है। हमारे सामने यही पिक्चर क्रिएट की गई थी, लेकिन उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ईरान की जानिब से फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जिस तौर से इस्तेमाल किया गया, आई मीन इसराइली दिफाई निज़ाम तो पूरी तरह से ऐसा लगा कि इट वाज नॉट रेडी। इंस्टेड उन्होंने ईरान को सरप्राइज करने की कोशिश की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में ईरान ने उनको सरप्राइज कर दिया। सो क्वेश्चन कम्स कि कौन कौन से मिसाइलों का इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली, वो जो आपने बात की ना, उससे पहले अगर आप बस फुटेजेस जो हम चलाएं कि वो नाकाबिल तस्खीर दिफाई निज़ाम जिसको समझा जाता था इसराइल का, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसके बाद हुआ ये कि इससे पहले साथी जो मेजर डिफरेंस मैं फील करता हूँ वो ये था कि इससे पहले जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, हूसी हो गए या फिर हिजबुल्लाह हो गया या फिर हमास हो गया, वो अपने बनाए हुए रॉकेट जब फेंकते थे तो वो पेनिट्रेट नहीं हो पाते थे। लेकिन इस बार इसराइल का सामना ईरान से है, ईरान से। और ईरान ने जो तबाह बर्बादी इस वक्त मचाई है, अगर हम थोड़ा सा बताएं कि जो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 13 जून से जारी इसराइली जहारत के ख़िलाफ़ ईरान ने इमाद, गदर और खैबर शिकन नामी क्लस्टर मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स से तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया है। अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले भी ये काम किया ईरान ने, और जदीद हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया है। और जो उनका दिफाई निज़ाम था इसराइल का, उसको अर्श ड्रोन्स की से उन्होंने मुकम्मल तौर पे उसको हिला के रख दिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ेकार एहतशाम उल हक साहब, उनसे बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब, गुड मॉर्निंग। वो इसराइल के जिसको समझा जाता था कि इसके ख़िलाफ़ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, 67 की जंग से लेके आज तक ईरान ने 4 दिनों में उसका जो है वो कला खमा कर दिया है। 4 दिन में बता दिया कि अगर वो कहते अगर हिम्मत है तो आप कर सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर फैसल सवाल तो उससे यही किया जा रहा है कि ये जो थोड़ा बहुत आप डेफिनेटली जिसको कहते हैं, उन्होंने उस हज़ार को तोड़ा है, आयरन डोम को। जैसे 67 की वार में तो हार गए थे अपना अरब ममालिक, जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट और शाम थे। उसके बाद 71 की जो रमज़ान वार हुई थी, उसमें फिर मिस्र के सादात, आफित अल-असद शाम के और जॉर्डन की शाह हुसैन ने आज तक कहते हैं इंटेलिजेंस की समझ नहीं आई इसराइल को और CIA को कि वो कैसे प्लान करके हमला किया था। तो उनका वो एक बारलेस लाइन कहलाती थी जो बहुत बड़ी, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था कि इतनी स्ट्रांग है कि कोई यहाँ से सरहद क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने क्रॉस की थी और वो मिस तोड़ी थी। तो ये किस हद तक आप कह सकते हैं कि इन्होंने उनका आयरन डोम जो है ना, उनको उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रेक करके कुछ जगहों पे उन्होंने हमले किए हैं। लेकिन दानेदारी की बात है, ये इतना कम है फैसल कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बदला ले लिया। अब देखें ना, पहले हल्ले में उन्होंने पहले दिन क्या किया, 200 जहाज आते हैं, हमला करके चले जाते हैं, आपकी एयर पार सारी खत्म कर देते हैं, आपके टॉप के 5 जर्नैल मार देते हैं, आपके 11 टॉप के साइंसदान उनको मार दिया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता सबको मार रहे हैं। अभी तो देखें, कल की खबर है, खमनाई जो सुप्रीम लीडर है, उनको मारने की बात थी तो वीटो कर दी उन्होंने, अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। अब आपको मैं आपके प्रोग्राम में खबर बड़ी दे देता हूँ फैसल। देखें, खबर ये है कि 10 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे ईरान, 10-11 दिन पहले। उन्होंने सादिया उनको जाके उनकी लीडरशिप को बताया था कि ये फैसला हो चुका है वेस्ट की तरफ से कि आपकी तबाही लानी है,
और हम बीच में पड़े हैं और हमें अमेरिका ने कहा है कि जी आप उन्हें समझाएं जाके, तो ये थ्रेश होल्ड जो है ना इसको 0 पे लाएं, जो एनरिचमेंट प्रोग्राम आपका है यूरेनियम का। जी। तो उस वक्त उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, हम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने, हमारी सियासी और पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बताया कि भी इस वक्त है कि अपने आप को बचाएं। ये फॉर द टाइम बिंग सियासत नाम है डिप्लोमेसी का, अपने आप को बचा लें, फिर कल तक देखते रहें कि क्या होना है। उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, इस पे तो हमने कुछ नहीं करना। नतीजतन बावजूद हमारे कहने के ये बात नहीं मानेगी, और आज वहाँ पे किसी हद तक रियलाइजेशन है कि भाई अब बीच में आए मामले को हल करें। इसलिए आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट किया कि जिस तरह जंग पाकिस्तान और भारत की बंद करवाई है, इनकी मैं बंद करवाऊंगा। तो पीछे तो वो पड़े हुए हैं, लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि इतना भारी नुकसान करने के बाद अगर आपको ये रियलाइज करना पड़े कि आपके पास ऑप्शन कम थे, लेकिन आपकी एयरफोर्स ही रही, जिस मुल्क की फैसल सादिया एयरफोर्स नहीं रहती, वो क्या करेंगे? और फिर उनका टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी बातें आ गई हैं कि वो तो कहते जो इजराइल का मुकाबला कर सकती है। अब तो तक मेरा ख्याल है ठीक है तशान साहब, अब तक जितना नुकसान, फिर भी इस सारे नुकसान को करवा लेने के बाद ईरान ने जिस तरह से कम बैक किया है, ज़रा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके कोमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। मेरा सवाल ये कि सब यही बात कर रहे थे कि इसराइल ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो ईरान का कम बैक था, जिस किस्म के मिसाइल्स का उन्होंने और जो डिफेंस स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है, ज़रा इसके हवाले से हमें बताइएगा। वी आर कीन टू नो एंड क्यूरियस एज वेल कि कौन से मिसाइल थे, और क्या इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल, इतना कंजस्टेड होना भी है इसराइल का कि उनको इतना नुकसान हुआ है? जी, कंजेस्टेड होना, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है। देखिए, कंजेस्टेड होना एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी वाइज या वेपन्स की जो स्टॉक है उसके बारे में इजराइल को बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास वेस्ट की सारी टेक्नोलॉजी भी है और भरपूर एम्प्लॉयमेंट और सारी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज सारे खुले हैं। जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बताता चलूँ कि इजराइल का साइज 70 गुना छोटा है ईरान से। 70 टाइम्स फ़र्क है दोनों में। और अगर और सिंपल करना है हमने, तो पाकिस्तान से 40 गुना छोटा है इजराइल। और इवन अगर और समझ जाए कि कितना बड़ा इजराइल है, तो केपीके के 4 हिस्से कर दें तो चौथे हिस्से के बराबर है। तो इतना छोटा मुल्क है ज्योग्राफिकली। इसलिए उसको ईरान के लिए निस्बतन टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इसलिए आसान है कि जब वो 100 या 50 ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं, तो वो पूरे इजराइल में पैनिक मच जाती है। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, और आज तीसरा दिन आई एम श्योर इजरायली नहीं सो पा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम इजराइल के लोगों को रियलाइज हुआ है कि जब आप बॉम्बिंग करते हैं तो जो नीचे विक्टिम होते हैं उन पर क्या गुजरती है। क्योंकि इजरायली कौम इस तरह की मैसिव जो टेंशन है या एंजाइटी या खौफ है, उसमें रहने की आदी नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जब विक्टिम पर बमबारी होती है, और खासतौर पर गजा में कैसी हो रही है पिछले कई महीनों से, तो कैसा महसूस होता है। तो ये मेरे लिए, मेरी नजर में ये बहुत एक इफेक्टिव कैंपेन है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि वॉर फाइटिंग स्टैमिना लोगों का इतना ज्यादा है वहां पे, क्योंकि उनको आदत नहीं है। जबकि ईरानी बहुत रेजिलिएंट कौम है, उन्होंने 8 साल इराक के खिलाफ भी जंग लड़ी, और अदरवाइज भी इतने साल में आपने देखा इकोनॉमिक सैंक्शन और मिलिट्री सैंक्शन के बावजूद वो लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है इसके अंदर जो हमें देखना पड़ेगा। और जो मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि वो एक एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ बीट नहीं कर रहे, जो आयरन डोम की बात कर रहे थे कि आयरन डोम का कर दिया। उनके पास एरो 1, एरो 2, डेविड स्लिंग, ये 3 हैं जो एयर डिफेंस के, और दूसरे नेटवर्क हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड और मीडियम ऑल्टीट्यूड और इवन स्पेस से जो वेपन्स लॉन्च होते हैं, उनको भी इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास सेटअप मौजूद है। तो बहुत बड़ा फर्क है। उसके थ्रू अगर पेनिट्रेट करके उनके मिसाइल पहुंच गए हैं, और आप ये भी देखिएगा कि जो अभी जो बात कर रहे थे शान साहब के, 200 जहाज आते हैं, अटैक करके चले जाते हैं, कोई मिडिल ईस्ट जो नेबरिंग कंट्री है उसको चैलेंज नहीं करता। और जाहिर है 200 जहाजों का तकरीबन 4500 किलोमीटर आना जाना करने का मतलब ये है कि दरमियान में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हुई होगी। 200 जहाजों की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने का मतलब ये है कि 10 से 12 टैंकर भी, शायद एयर टू एयर टैंकर भी उसी एयर स्पेस में मौजूद होंगे बिटवीन ये जो जॉर्डन इराक वाला पट्टी बनती है। तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। जबकि ईरान के मिसाइल्स को ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जब गुजरते हैं, ट्रांजिशन करते हैं बिटवीन ईरान और ईरान, जॉर्डन एंड इराक, तो सारा नेटवर्क मोस्टली वेस्टर्न या अमेरिकन कंट्रोल्ड है, और समंदर में भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसकी सलाहियत है इंटरसेप्ट करने की। ये बहुत बड़ा फर्क है, डिसएडवांटेज है ईरान को, और उसके बावजूद अगर उनके वेपन्स पहुंच पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसीलिए ईरान की इस मैसिव जो डिस्ट्रक्शन हो रही है,
उसके इजरायली लोगों को भी हैरत हुई है और इजरायली मिलिट्री और पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत हैरत हो रही है। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि ये काम किस तरह से करते हैं, मतलब ये डिफेंस सिस्टम हाउ डज़ इट वर्क, और अगर ईरान भी तो कोई भी एयर पार ना होने के बावजूद इस सिस्टम को काम करने में कामयाब हो जाता है, तो उनके पास ऐसी क्या सलाहियतें मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इसराइल को इतना भारी नुकसान दे पाए? देखिए, इसमें दो तरह के हैं। डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंसिव रेडार इस तरह काम करते हैं, जिन्होंने शूट करना होता है कि वो बिल्कुल रेडार की तरह अपनी रेज या शुआएं अपनी फेंकते हैं एयर में, और जब कोई बॉडी या जैसे मिसाइल आ रहा होता है तो उससे टकरा कर वापस आती हैं तो वो लोकेशन बताती हैं कि इस जगह पर एक मिसाइल आ रहा है। उससे ट्रेवलिंग उसके रेज जिस स्पीड पे वापस आती हैं और वो काउंटर करके उनका एस्टिमेट भी लगाया जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है। तो उसके लिए नीचे से, जमीन से या समंदर से, जहां पे भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वहां से मिसाइल फायर किया जाता है काउंटर करने के लिए उस इनकमिंग मिसाइल को। ये तो प्रिंसिपल होता है कि जो जमीन पर रडार काम करते हैं। अब इन्होंने बहुत सारी, क्योंकि लेयर्स बनाई हुई हैं, बहुत सारे इनके पास सिस्टम्स हैं जिनसे ये वार्निंग इनको मिल जाती है। आयरन डोम का मतलब ही यही था कि वो समझते थे कि ये प्रेग्नेबल ही नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन है कि कोई भी मिसाइल जो इनवर्ड आएगा उसको टारगेट करके तबाह कर दिया जाएगा। ये एक मिथ थी या एक मान था उनको, या रोप था उनको, ये इस तरह का था कि क्या ये कभी इंटरसेप्ट नहीं हो सकेगा। अब आते हैं जो ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी मिसाइल बनाया जाता है वो जाहिर है काउंटर किया जाता है। ये दो तरफ की टेक्नोलॉजी है जिसका मुकाबला हर वक्त लगा रहता है। जब आप मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह का बनाते हैं या ड्रोन बनाते हैं तो आपको जाहिर है पता होता है कि आपकी इंटरसेप्शन होगी, रास्ते में आपको पकड़ लिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट हो जाएगी और नीचे से कोई ना कोई मिसाइल, काउंटर मिसाइल जो एयर डिफेंस का सरफेस टू एयर, वो फायर करके इसको तबाह कर दिया जाएगा। तो उसके अंदर काउंटर बायर रखे जाते हैं, यानी फीचर्स रखे जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये डिटेक्शन ना हो सके या इसकी स्पीड इतनी ज्यादा रखी जाए, जैसे हाइपरसोनिक आप सुन रहे हैं मिसाइल्स, इसका मतलब है कि आवाज की रफ्तार से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड पे सफर करते हैं। आवाज की रफ्तार होती है तकरीबन 1100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इन मिसाइलों की स्पीड, इसका मतलब है 3 से 4 हजार किलोमीटर पर एक घंटे के हिसाब से ये उड़ते हैं। फिर ये इनके अंदर या तो स्टेल्थ फीचर्स रखे जाते हैं, यानी डिटेक्ट करना इनको मुश्किल होता है, या फिर काउंटर फीचर रखे जाते हैं कि जब ये इनको कोई जैम किया जाए या इन पर हमला किया जाए तो ये अवॉइड कर सकते हैं। इनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है कि उसको बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सही है। और ये भी मैं बताता चलूं लास्ट पॉइंट इस बात पे कि जरूरी नहीं होता कि अगर 150 मिसाइल फायर किया तो 150 का 150 ही पहुंच जाता है तेहरान की तरफ से फायर किया हुआ इजराइल के ऊपर। मुझे लगता है कि शायद 25% कामयाबी से पहुंचते हो, ये मेरा एस्टिमेट है। ये अगर 25-30% भी पहुंच जाते हैं तो मैंने जैसे अर्ज किया कि KPK से चौथा हिस्सा सिर्फ जोग्राफिया है, सिर्फ जो लोकेशन की या जगह है उनके पास, इजराइल के पास, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होती है और इनसिक्योरिटी पैदा होती है और विल टू फाइट जो लोगों की खत्म होती है तो जाहिर है फिर हुकूमत की भी खत्म हो जाती है और प्रेशर बिल्ड हो जाता है। एब्सोल्युटली। एहतशाम साहब, आप अपने बिल्डअप में कह रहे थे कि इसराइल ने जो नुकसान किया है ईरान का, फ़िज़ाइया का, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये ड्रोन वॉरफेयर और मिज़िल वॉरफेयर इस वक्त जारी है। बट सेइंग दैट एहतशाम साहब, इस वक्त तमाम तर जो गज़ा में इसराइल ने किया और 7 अक्टूबर से पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया की तरफ हम देख रहे थे और चिल्ला रहे थे कि भाई कब कोई कुछ करेगा। 7 अक्टूबर से लेके अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया था। तो एटलीस्ट ईरान को इस चीज़ का क्रेडिट तो देना पड़ेगा। वो वीडियोस भी हैं कि जिसमें उर्दून के ऊपर से जब मिसाइल फ्लाई कर रहे हैं या फिर गज़ा के ऊपर से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं इसराइली टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए, लोग उस पर देख के उसको खुश हो रहे हैं। वी आर नॉट वॉर मॉन्गरिंग, बट कोई तो होता ना कि उठता और खड़ा होता और बोलता। तो एटलीस्ट ईरान ने वो काम किया तो है। जी फैसल, इन प्रिंसिपल यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जैसे भी जिस तरह के मुसलमान हैं, हम जाहिर है हमें तो दुखी हो सकता है और है सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जो गजा में हुआ, 55,000 लोगों को ने जिस तरह मारा है और दुनिया सिंपली अनमूव्ड है। इंटरनेशनल ज़मीर जो है मुर्दा हो चुका है। हमारे रोना क्या रोए 57 इस्लामी ममालिक OIC तक रह गए हैं और अरब लीग जो बीच में आना चाहिए था वो बीच में नहीं आए। अपने अपने मफादात हैं। देखें, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कुछ तो बातें किसी साहब ने बड़ी खूबसूरत की हैं। देखिए, दो बातें हमें जेन में रखनी चाहिए विदाउट मिंसिंग वर्ड। हमें लड़ाई में हमें देखना चाहिए कि किसका पल्ला भारी किस तरह है। अभी आप देख लें एयर स्पेस को कैसे इस्तेमाल किया उन्होंने। जॉर्डन उनके कोई मसला नहीं है,
सीरिया, जॉर्डन, फिर नॉर्दर्न अपना इराक से होके वो आसानी के साथ वहां पहुंच जाते हैं और बीच में कोई मुल्क नहीं है। उसके बाद जो अब खबरें आई सारी दुनिया में आ रही हैं कि जितना नुकसान, जिस तरह वही इन्होंने रेफ्री का किया फैसला, जिस तरह यूक्रेन ने अपने ड्रोन स्मगल करके ले गए रूस की सरजमीन में, वहां से उनको जाके मारा, उनके 42 जहाजों को गिराया। अभी आप देखें बाकायदा कहते हैं तेहरान में हेडक्वार्टर मौजूद है मोसाद का, जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। आपने देखा 2 लोगों को, ईरानियों को पकड़ा गया है, किस तरीके से वो काबू आते हैं और पैसे के लिए जान दे दे, अपना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आपको याद है, किसी साहब को डेफिनेटली याद होगा, 10 साल पहले उनका सबसे बड़ा टॉप का साइंसदान था ना, वो 2 ईरानियों ने पैसे लेके ईरान की मेन शराह पे उसको गोलियां मार के मार दिया था। तो सवाल ये कि इस वक्त अंदर से जो कुछ हो रहा है ना, इस वक्त वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है, हुकूमत नाम की चीज नहीं है। और फिर जिस तरीके से कहा जाता है जो लॉयल्टी आयतुल्लाह खुमैनी की करेगा उसको वो चीफ बना देंगे, भले उसकी कॉम्पिटेंसी हो ना हो, चाहे वो उसका अपना आदमी चीफ बनाना हो, चाहे गार्ड का उन्होंने चीफ बनाना हो, पासदान ईरान का। तो सवाल इस वक्त यह है कि भाई कहीं ना कहीं तो आप देखेंगे जंग में तो इस तरह की बात नहीं होती कि आप अपने मनपसंद लोगों को बिठा दें। अब तो कोई लेयर रही नहीं है। ठीक है, हम खुश होते हैं, अल्लाह करे तबाही फिर इजराइल ने जो हमारे साथ किया मुसलमानों के साथ, लेकिन जमीनी अकाक सादिया ये बता रहे हैं कि ऑप्शन कम से कम होते चले जा रहे हैं। इस वक्त जरूरत है कि ईरान जंग बंदी की तरफ चला है, वरना जाए उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जिस तरीके से प्लान किया, वो कह रहे हैं कि 11 साल लगे ये आज का दिन देखने के लिए उन्हें, तो वो प्लानिंग करने के बाद उन्होंने सारा कुछ किया। हाँ, और पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी ये भी दी जा रही है कि राइट एहतशाम साहब, लग ऐसा रहा है कि पॉसिबल एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं, कि ये भी समझा जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली चांस दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ईरान ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान इसराइल को पहुंचा सके ताकि यूएस को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सके। और इसराइल बहुत कोशिश कर रहा है कि इसको किस तौर से इसराइल जो है यूएस को इन्वॉल्व कर सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन चिश्ती साहब आपकी जानिब में आती हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में ज़रा हमें आगाह कीजिएगा। कल वहाँ से उन्होंने एक ब्रिटिश शिप को रोक लिया। जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है वो ये कि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये किस तरह से पूरा जो रिवर एरिया है काम कर रहा है। इस गल्फ सी पर इस वक्त कितने जंग हो सकती है, क्या यहाँ पर मसाइल खड़े हो सकते हैं व्हेन ईरान ये सोचता है कि हम तो आगे रास्ता नहीं देंगे, बिकॉज हमें ये भी पता है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से पूरा ऑयल और सारी चीज़ें ट्रांजिट होती हैं, तो इससे इकोनॉमिक नुकसान भी है। ये मुझसे पूछा आपने? जी, आई जस्ट वांट टू नो कि वहाँ पर क्या कोई आप समझ रहे हैं कि इस तरह का जंग या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है जब ईरान समझता है कि वो वाला रास्ता भी उन्हें बंद कर देना है। कल उन्होंने ब्रिटिश शिप को भी रोका है। जी, ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये बुनियादी तौर पर एक किंग सा बनता है, टिल्ट है जो बुनियादी तौर पर साउथ ऑफ ईरान है, जो ओपन समंदर की तरफ है, और वहां से पैसिफिक थोड़ा सा समंदर का तंग होकर गुजरता है टुवर्ड्स मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ये कतर और दोहा और इन मुल्कों की तरफ चला जाता है। अब जब शिपमेंट का अगर ईरान चाहे कि उस जो किंग है या बैंड है जहाँ पे नैरो होता है समुंदर, वहां पे अगर इंटरसेप्ट करना लगे तो ऑब्वियसली सारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्ट होंगी, और स्पेशली ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप पूछें कि उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर वो करें तो बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं समझूंगा कि मेरी नजर में नहीं करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इजराइल ने इस वक्त जो कन्फ्रंट किया हुआ है डायरेक्ट, और जो ईरान ने जिस तरीके से डायरेक्ट पनिशमेंट शुरू की हुई है, वो उनको और जो पीछे उनके मास्टर्स हैं इजराइल के, उन सबको तकलीफ पहुंच रही है। यहाँ पर करके जहाँ पे आप जब स्टेट ऑफ हॉर्मस में आप अगर इंटरसेप्शन शुरू करेंगे तो आप लोकल जो एरियाज हैं, मुसलमान मुल्क जो हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ भी हॉस्टिलिटीज ले लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि ट्रेड उनका बंद हो या ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन या सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बंद हो, तो एक और महाज खुल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास इस वक्त कैपेसिटी है इतना डाइल्यूट करने की अपने रिसोर्सेज को, अपनी मिलिट्री माइट को, और मिलिट्री माइट उनकी आपने नोट किया है कि पिछले 4-5 दिन में सारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स ही हैं। एयरफोर्स उनकी तकरीबन ना होने के बराबर है। उनके पास उनके पास F-14 जहाज हैं, टॉमकैट, और F-4 हैं, और ये दोनों अमेरिकन ओरिजिन के हैं। और आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि शाह फरान के जमाने के जहाज हैं, तकरीबन 50 साल से ज्यादा इन जहाजों को हो गए, पुराने जहाज हैं, उनको मेंटेन करना मुश्किल हुआ है, तो ये इन्फोर्स करना भी बड़ा मुश्किल होगा ईरान के लिए। एयर पावर के बगैर आपको पता है कि आजकल काम नहीं, कोई मिलिट्री एडवेंचर नहीं किया जा सकता जब तक आपके पास इफेक्टिव एयरफोर्स ना हो।
ड्रोन जब आप करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी ईरान की यूज होगी, और जैसे मैंने कहा कि नेबरिंग जितनी कंट्रीज हैं, यूएई और मिडल ईस्ट वगैरह, इन सब के साथ उसकी हॉस्टिलिटी शुरू हो जाएगी और ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो एट एनी गिवन टाइम मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को इतने फ्रंट इकट्ठे खोलने चाहिए, उसमें फिर वेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि वो हॉर्मोज को बंद नहीं होने देंगे, अमेरिका भी कूद पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि उनको जो फोकस उन्होंने किया हुआ है उसी पर करना चाहिए, और उसके उनको जल्द रिजल्ट मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रेशर इजरायली अवाम का इस वक्त डेवलप हो रहा है, इजराइल की ये एक हुकूमत चीज़ पर। ज़रूर देखनी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब और शामुल हक साहब, आप दोनों हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि इस सेगमेंट में हमने बात की। उससे ये जाहिर हो रहा है कि जो ईरान की फ़िज़ाई हदूद बंद है, उससे पाकिस्तान को जो है ना एक तरह का एडवांटेज हो रहा है। ये एडवांटेज क्या है, ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। और फैसल वी वर टॉकिंग अबाउट कि जब शुरू हमने किया था और हम ये बात कर रहे थे कि जब किसी भी खित्ते में जंग होती है ना, तो उसके जो असरात होते हैं आपको डिफरेंट पहलुओं में नज़र आते हैं। अब हम जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस में हाइक आई है, एक तो ये इम्पैक्ट हुआ है, दूसरा इसकी वजह से एयर ट्रैफिक भी मुतासर हुआ है। एंड व्हेन वी से दैट कि एयर ट्रैफिक मुतासर हुआ है, तो वो कौन सी एयर स्पेस से निकल कर किस स्पेस में जा रहा है, उससे किस एयर स्पेस को नुकसान हो रहा है, किस एयर स्पेस को फ़ायदा हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई रियली वांट टू लर्न कि इससे क्या पाकिस्तान पे भी कोई इम्पैक्ट आया? बिल्कुल इम्पैक्ट आया है। अब फ़िज़ाई हदूद जो बंदिश हुई है ईरान और इसराइल के माबैन जंग में, मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस ने अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एमिरेट्स समेत कई बड़ी एयरलाइंस शुमाली अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल कर रही हैं, और ज़्यादातर एयरलाइंस जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान से गुजर कर मगरब में अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बहरा कैस्पियन, आज़रबाईजान, तुर्की के बाद आगे जा रही हैं। जंग के पास ईरान, इराक, शाम, उर्दन, इसराइल की फ़िज़ाई हदूद बदस्तूर बंद है, और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इन दिनों शदीद ट्रैफिक इस वक्त देख रही है। अब सवाल ये है कि क्या एयर ट्रैफिक का पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट अफसर मलिक साहब। अफसर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो बिल्कुल ठीक है कि वो कहते हैं ना कि वन मैन्स ट्रैश इज़ अदर मैन्स ट्रेजर। ये बात हमें खैर इस जंग के पैरा में नहीं करनी चाहिए, जंग कहीं भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब इस तरह की चीज़ होती है और पाकिस्तान पे एयर ट्रैफिक जो आ रही है कितना ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ये बताइए मामूल के हिसाब से। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैंने एक शेयर की थी पिक फ्लाइट रेडार 24 से सुबह कुछ 6:30 बजे के टाइम पे, जिसमें जी इफ यू कुड डिस्प्ले इट। जी वो है हमारे पास, एनीवे जी हाँ, तो इसमें आप देखें कि वो ट्रैफिक जो पहले ईरान से या इराक के ओवरहेड यहाँ से इनकी एयर स्पेस से गुजर के नॉर्थ अमेरिका या उस तरफ जाती थी, तो अब जो है वो उसमें से कुछ ट्रैफिक जो है वो अब पाकिस्तान के थ्रू, पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उधर, और मॉस्को वगैरह की जो फ़्लाइट्स हैं, मिडल ईस्ट पे एमिरेट है, कतर है, या जो दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं वो भी जो जाती हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो भी कंट्रीज़ हैं, तो वो पाकिस्तान से होके जा रही हैं। पहले अरेबियन सी में ओमान की तरफ से आती हैं, अरेबियन सी से होके, यानी साउथ ऑफ ईरान ओवर सी, देन दे एंटर पाकिस्तान, हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है मुल्क का, तो वो एक रूट है, वो वहाँ से सीधे फिर ऊपर नॉर्थ में जाती हैं। बट हैविंग सेड दैट कि भाई इसका कोई हमें फ़ायदा हुआ है, तो आई वुड से कि जी को ख़ास नहीं हुआ, बल्कि कुछ फ़्लाइटें हमारी टोटल जो हैं वो कम हुई हैं। अच्छा। वो कैसे? जी वो ऐसे कि हमारी बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो गुजरती थी ईरान से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी वो फार ईस्ट से आती थी ओवर एट इंडिया होके, फिर रहीम यार खान के पास से एंटर होके, और वो ज़ायदान से निकलती थी ईरान से अक्रॉस पाकिस्तान, वो शॉर्ट रूट पड़ता है टू यूरोप एंड ऑल दैट, और इधर फार ईस्ट में। तो वो ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं जो अफेक्ट हुई हैं, जिसका नेगेटिव असर जो पड़ा है हमारी टोटल ट्रैफिक के ऊपर। जहाँ पे थोड़ी सी फ़्लाइटें हमारी इधर बड़ी हैं, जो मिडल ईस्ट से होके वहाँ से ओरिजिनेट होके पहले डायरेक्ट जाती थी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स में और ये मॉस्को वगैरह, तो अब वो पाकिस्तान से होके जा रही हैं। तो वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं
जितनी के हमारी कम हुई हैं ईरान एयर स्पेस बंद होने की वजह से। तो ओवरऑल आप ये हम नहीं कह सकते कि हमारी फ्लाइटें बड़ी हैं, वो असल में टोटल बड़ी नहीं है, कुछ थोड़ी सी कम हुई। ऑल राइट। तो क्या हम इसका अभी तक तखमीना लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को ख़ास करके इस पर कितना नुकसान हो सकता है, और अगर ये जंग ज़्यादा दिन चलती है तो फिर उससे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? देखिए जी, एग्जैक्ट तो क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, लेकिन एक फ़्लाइट जो पाकिस्तान से गुजरती है, डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन आवर एयर स्पेस, वो एक फार्मूला है, उसके तहत उसको ऊपर चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं। तो वो सेंट्स में होते हैं पर किलोमीटर। तो वो कोई लेट से कि लॉन्गेस्ट रूट जैसे साउथ टू नॉर्थ है हमारा जाता है, तो वो कोई $1000 ऑन द एवरेज अगर उसको आपको एक फ़्लाइट का मिलता है जाने का और इतना ही वापसी पे। तो ईस्ट वेस्ट जाते थे कोई $600-700 उनके बन जाते हैं ऑन द एवरेज। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इससे कोई सिविलेशन की इकॉनमी पे कोई शॉर्ट टर्म में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अफसर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हालिया तनाजुर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मामला है उस पर बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात की हालिया तनाजुर में तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो, और जो आएगा आगे जाके, वो आएगा ऑयल प्राइसेस पे। और पाकिस्तान में तो वैसे बजट के हवाले से भी ऑयल प्राइसेस बढ़नी थी, तो वो ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई। कुछ तो कार्बन लेवी की मद में बढ़ भी गई थी 2.5%, और कुछ अब ये जंग के मामलात की वजह से भी बढ़ गए हैं। और इससे पहले शायद हमने लर्न भी किया, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जंग में जितनी तेज़ी से गैस प्राइसेस ऊपर गई और जितनी तेज़ी से पेट्रोल प्राइसेस हुई हैं ऊपर गई हैं, आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर इस तरह का कोई भी एडवेंचर होता है बिटवीन इजराइल एंड ईरान तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान भी मौजूद हैं, और कराची से कफ़ील अहमद भी मौजूद हैं। पहले तो सलमान अवान की जानिब बढ़ते हैं। सलमान, ओवरनाइट ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट की जानिब से इजाफा किया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट 15 दिन के लिए इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर ₹7.95 पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त जब से ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई है, और ये तकरीबन चौथे दिन में इस वक्त दाखिल हो चुकी है, इस जंग के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक ऑयल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो मजमूई तौर पर 20% तक बढ़ चुकी हैं। पहले रोज़ आपने देखा कि 11% का इजाफा हुआ, और उसके बाद अब फिर 7% का मज़ीद गुज़िश्ता रोज़ इजाफा हुआ, और आज कितना इजाफा होगा इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान जैसे ममालिक के तनाजुर में, कि वो ज़्यादा अरसे तक इस किस्म की सूरत हाल को सस्टेन नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, जहाँ पर आज हमने देखा है कि मजमूई तौर पर अगर बात करें कि ₹8 का एक तरह से इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिसमें सबसे ज़्यादा इजाफा जो है वो हाई स्पीड डीजल के ऊपर किया गया है, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं लोगों के लिए वो बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे पास एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, उससे उनके बजट के ऊपर, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, हाई स्पीड डीजल महंगा हुआ है, आपको इससे कितना आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो कितनी मुतासिर होगी? सर बात यह है कि देखें, इस वक्त जो बजट आया, बजट में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए उन्होंने कोई चीज़ रखी ही नहीं है। पहले तो ये होता था कम से कम सैलरी इतनी होनी चाहिए, कुछ बढ़ा के बताते थे। इस दफ़ा वो बात भी नहीं की गई। आम आदमी के लिए कोई चीज़ नहीं है। ऊपर से पेट्रोल है, अगर इसको मज़ीद ये महंगा करेंगे, हमारी ट्रांसपोर्ट है, हम आते जाते किराए महंगे हो जाएंगे। हम पहले ही जिन किरायों में आते हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से आते हैं। जी बिल्कुल, देखा आपने नाजरीन की शहरियों का ये कहना है कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, उससे उनका जो पहले से बजट है जो कि पहले ही शदीद दबाव का शिकार है, अगर इस तरह की सूरत हाल रही, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती रही, तो उनके लिए ये मज़ीद सस्टेन करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब जरा कराची का रुख कर लेते सादिया। या एग्जैक्टली, हमारे साथ ही मौजूद है सलमान। कफ़ील ये बताएगा कि कराची में लोग कितना बिलक रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी एक कार्बन लेवी आ रही थी, फिर उसके ऊपर अब ये भी एक पेट्रोल प्राइस ऊपर गई है, बजट से वैसे ही लोग परेशान हैं, तो क्या रिएक्शन आया?
कराची के लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ के वेदर की वजह से, 18 घंटे की वजह से। और अब जो है वो पेट्रोल प्राइसेस में जो हुकूमत ने तोहफा दे गो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो प्राइस बढ़ रही है, उसके बाद यहाँ भी इम्पैक्ट आया। 4 रुपये अगर हम बात कर लें 80 पैसे पेट्रोल में, 7 रुपये 95 पैसे डीजल के अंदर। तो उसके बाद जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो 258 रुपये 43 पैसा हो गई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें डीजल की तो वो 262 रुपये से बढ़ गई। तो यकीनन इम्पैक्ट आएगा। और जो डीजल, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें जो तमाम बड़ी गाड़ियाँ हैं वो डीजल पर जो है वो चलती हैं, तो लिहाजा उसका जो असरात है महंगाई के वो अल्टीमेटली आने हैं। और यकीनन अगर ये जो मामला चल रहा है ईरान और इसराइल का, इसके बाद अगर प्राइसेस बढ़ती हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो यकीनन एक बार दफा फिर प्राइस बढ़ेगी 15 दिन बाद। और कीमतें जो है वो लोगों के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हाइक कैसा होगा और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। आसिफ की तरफ चलते हैं फ्रॉम पेशावर। वहाँ पर भी ऑब्वियसली आई एम श्योर लोग खुश तो नहीं होंगे इस प्राइस की वजह से जो नहीं आई है। आसिफ, ओवर टू यू, बताइएगा ज़रा क्या लोग कह रहे हैं। देखें जी, पेशावर की सूरत है वो दीगर शहरों से कम नहीं है। पेशावर के शहरी भी इंतहाई परेशान हैं। उनका कहना है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाती है तो इतनी बढ़ाई जाती है कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती है, लेकिन कम जो है चंद पैसों में की जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, मुझसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात? ये मुश्किलात है भाई कि ये वफाकी हुकूमत ने 4 रुपये पेट्रोल और भी महंगा कर दिया, समझ आई। इससे और मुश्किलात भी हमारी बढ़ गई। गरीब आदमी है, मेहनतकश आदमी है, सारा दिन हम मोटरसाइकिल पर ये काम वगैरह सिलमेनी करते हैं ना, तो इनके दिल में रहम आते नहीं है। अपने बच्चों के लिए, अपने पंजाब की जो आवाम है उसके लिए खूब वो सहूलत पैदा की है, समझ आई ना। इधर देखे तो हर बंदा इस मुश्किलात में कि काम करे या घर को चलाएं या मोटरसाइकिल को पेट्रोल को इसमें डालें। एक दो में हम भी हरियाणा के हम करें तो क्या करें। यहाँ पेशावर में भी लोग जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, कराची से लेके इस्लामाबाद तक एवरीवेयर देयर इज़ अ प्राइस हाइक। तो अब बजट में तो ये चीज़ होनी थी, लेकिन आगे क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशात और मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब सर। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। तो सर, सिचुएशन आपके सामने है और एक तो ये कि बजट से हम वैसे ही हमें पता था कि ये चीज़ होने जा रही है, प्लस ये कि जो जंग लग गई है इसराइल और ईरान की, दिस विल ऐड इंसल्ट टू द इंजरी व्हेन इट कम्स टू द पेट्रोल प्राइसेस सर। लेकिन सवाल ये है कि कितना। तो एक तो ये बात है कि बजट जो है वो इस तनाजुल में बनाया गया है कि पाकिस्तान एक IMF के साथ इंगेजमेंट में है और उसमें ये कोशिश की गई है कि जो खसारा है उसको कम किया जाए। ये अगर आप की पॉइंट बजट का देखना चाहें तो वो ये है, एक थोड़ी रिलीफ ऑन दी इनकम्स आपकी जो हैं 32 लाख तक, स्पेशली जो इनकम सालाना की कमाते हैं उनको एक रिलीफ कहीं 2.5%, कहीं 1%, कहीं 3% की दी गई है। सो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ये है। पर पेट्रोलियम प्राइसेस की ज़मन में अगर आप बजट को देखें तो उसमें तो 2.5 रुपये की एक कार्बन लेवी ऑलरेडी जो है वो PDL की शक्ल में आफ्टर 1 जुलाई से लगनी है। उससे पहले जो 78 रुपये की इस वक्त PDL है उसको भी बढ़ाने की बात, यानी कि अप टू 100 रुपीज़ ले जाने की, और उसमें 250-300 अरब ज़्यादा कमाने की बात थी। अब अगर आप इसको ओवरले करें विद दी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन तो 5 मई को जो तेल की कीमत थी वो $57 पर बैरल थी, $57 पर बैरल। आज वो कीमत $74 पर बैरल के करीब चली गई है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 30% और $70 बैरल जो है वो इंक्रीज आया है। अब ये एक तो हमारे इंपोर्ट बिल को अफेक्ट करेगा। कल आपने कीमतों में एक बढ़ावा देखा जो लोकल प्राइसेस में 7-7.5 रुपये, आई थिंक डीजल में 4-4.5 रुपये, पेट्रोल प्राइसेस में ये उसको इम्पैक्ट करेगा। तीसरी चीज़ जो आई थिंक आपको सोचनी है कि ऑब्वियसली रुपया जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट होना है इंटरनेशनल करेंसीज़ के अगेंस्ट। अभी आपने देखा कि जो हमारा डॉलर है वो रुपए के अगेंस्ट तकरीबन 2-2.5 रुपये बढ़ा है। सो रुपए की उधर थोड़ी सी कमज़ोरी भी है और इसकी वजह यह है कि एनुअल लेवल पे एक एडजस्टमेंट होती है। इन सब चीज़ों को देखें तो देर आर प्राइसिंग प्रेशर्स ऑन दी ऑयल, लार्जली बिकॉज ग्लोबल कीमत बढ़ी है। अब ये तो डिपेंड करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है कितना डीप होता है, कितने दिन चलता है। अगर जल्दी रिवर्सल हो जाती है तो ये जो $74 का तेल है ये फौरी तौर पर रिवर्स कर जाएगा। एक पाकिस्तान इकॉनमी की जो अगर हम जब स्टेबलाइजेशन देखते हैं तो याद रखिए जो $60 का तेल है या इवन $70 का तेल है,
कि हमारे इंपोर्ट बिल को उस तरह इम्पैक्ट नहीं करता, हमारी इन्फ्लेशन को उस तरह इम्पैक्ट नहीं करता, बट इफ दिस कंटिन्यूज एंड गोज टू $80 अ बैरल तो ज़रूर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होगी। और इसकी एक बड़ी चीज़ है, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज या कल में मीटिंग होने वाली है, तो अगर वो पॉलिसी रेट को कम करने की तरफ बढ़ रहे थे तो दे मे बी कंपेल्ड, अब ये तो डेटा देखना पड़ेगा, आई हैवंट सीन दैट डेटा, कि वो डेटा क्या कहता है कि न्यू ऑयल प्राइसेस के साथ जो इन्फ्लेशन है, यानी कि अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह जो है अगले 6 माह में, साल में कैसे इम्पैक्ट होगी। ये है एक ओवरऑल तनाजुर। अब याद रखिए कि इन्फ्लेशन चूँकि बहुत नीचे आ गई थी तो रूम ओपन अप हुआ था कि मॉनेटरी ईजिंग की जाए। अब जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है उसके और भी मुहर्रिकात हैं, इन्वेस्टमेंट जो हो रही हो, बलूचिस्तान में हम माइंस एंड मिनरल्स की करना चाहते हैं। सो the sooner this conflict gets resolved, of course the better for us. फ्रेट कॉस्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, रीजनल ट्रेड है, ईरान के साथ ट्रेड है, आईपी पाइपलाइन है, सीपैक है, ये सब चीज़ें जो हैं एक सेंस में इम्पैक्ट हो जाती हैं। राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब देखें जी, विफाकी बजट भी आ गया है और उसके बाद हम देख रहे थे कि सूबे क्या लेकर आते हैं। व्हाट डू यू थिंक? एक तो आज पंजाब के बजट की एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं कि बजट आना है, दूसरा सिंध का बजट आ चुका है। हम हमेशा पिछले कोई 1-1.5 साल से देख रहे, इट इज़ मोस्टली सिंध वर्सेस पंजाब, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, एक तो आज पंजाब के बजट से, ऑल्सो द वे सिंध हुकूमत ने काफ़ी सारी चीज़ें, ख़ासतौर पर एजुकेशन में जब हम बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रोफेशनल टैक्स नीचे लेकर आना है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के जो ज़रिए हैं वो ज़्यादा खुल सके। लेकिन आपने किस तरह से परसीव किया है सिंध के बजट को, सिंध की आवाम के लिए? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है ना, जो प्रोविंसेस के पास है, वो एनएफसी जो लास्ट हुआ था उसके बाद उनके पास दे आर फ्लश विद मनी। अब आप ये सोचिए कि जो पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान हैं, इनको मिलाएं तो 2800 अरब यानी कि 2800 बिलियन रुपीस का डेवलपमेंट प्रोग्राम का आउटले होगा इन सब का मिला के। वफाक के पास तो सिर्फ 1000 अरब रुपया है मुश्किल से, वो भी कभी पूरा नहीं होता। इस साल शायद 800 अरब भी नहीं होगा जो हम डेवलपमेंट में खर्च कर पाएंगे। तो आपने जिन एरियाज़ का जिक्र किया है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन, फूड, एग्रीकल्चर, प्रोविंसेस को ये सोचना है कि ये सब एरियाज़ जो हैं ये प्रोविंशियल डोमेन में चले गए हैं। अगर एजुकेशन में 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी है कि 10 साल का की उम्र तक के सिर्फ 2 बच्चे आउट ऑफ 10 जो है वो प्रॉपर मैथ्स या इंग्लिश कर पाते हैं, तो ये लम्हा फिक्री है। अगर स्टंटिंग है, सो अब बिग प्रोजेक्ट्स की बजाय सॉफ्टवेयर विच इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ, विच इज़ मदर्स हेल्थ, इस तरफ जाना जो है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है पाकिस्तान की। टीचर ट्रेनिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसेट जो प्रोविंसेस ने करना है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है हमारे पब्लिक स्कूल्स में वो नीचे चली गई है, पर पब्लिक स्कूल्स का जो फुटप्रिंट है वो तो अभी भी बहुत बड़ा है। सो ये अगले अगर वो 2-3-4 साल में ये 2 एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट करें, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़रूर करें, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बनाएं, बट अपनी थिंकिंग को लेकर जाएं सॉफ्टवेयर। और मैंने अभी भी सुना है कि वो कहते हैं कि हम टैक्स फ्री बजट्स देना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपके पास है, पाकिस्तान का जीएसटी ऑन सर्विसेज आपके पास है, प्रॉपर्टी की टोटल इनकम का टैक्स आपके पास है, मोटर व्हीकल टैक्स आपके पास है। आप 0.8% सिर्फ कलेक्ट करते हैं जीडीपी का, जो वफाक है वो 10% से ज्यादा कलेक्ट करता है। सो आपको इन टैक्सेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, और स्पेशली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का। सो इस तरफ ना जाएं कि ये सोचें कि हम टैक्स फ्री बजट देना चाहते हैं। टैक्स दोज हु आर नॉट इन द टैक्स नेट, जो गैप्स हैं टैक्स के वो पूरे करें। अगर एग्रीकल्चर इनकम 8-10 अरब टैक्स देती है पूरे मुल्क में, जबकि उसको 500-800 अरब का पोटेंशियल है, तो थिंक थ्रू दैट एंड देन स्पेंड दैट मनी on income support programs, then spend that money on hiring good teachers, in teacher training, in education, health, zakat, especially एग्रीकल्चर पूरा आपके पास है, 22% एग्रीकल्चर है, उसकी R&D पे वो पैसा खर्च करें। मैं डॉक्टर साहब एग्जैक्टली ये है शिफ्ट। अब क्यों, वैसे तो वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको लेटर ऑन करेंगे, बट क्योंकि आपने बात कर दी है तो मैं इस पे बात भी कर लेता हूँ। द एग्रीकल्चरल टैक्स, द मिथ, द लेजेंड, ठीक है,
हमने किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद खोखर से बात की थी। उनका कहना था कि भाई हम क्या टैक्स दें, हम जो गंदम जो रेट होता है 3900 का, वो हमसे कहते हैं कि जी 1700 में आप बेच दें इसको, तो किसान जो है वो नुकसान में है, तो हम कैसे टैक्स पे करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जितना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में उतना हम टैक्स पे नहीं कर रहे। यू हैव बीन देयर ना, आपने वो अब पॉलिसी साज रहे हैं, आपने देखा चीज़ों को करीब से। डॉक्टर साहब, क्या इशू है एग्रीकल्चरल टैक्स में अदर देन द एग्रीकल्चर सिटिंग इन द पार्लियामेंट? इसके अलावा और क्या इशू है कि भाई क्यों नहीं टैक्स आता? राइटली पुट, वेरी राइटली। तो सर एग्रीकल्चर को होलिस्टिकली देखना चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहता कि एक सिर्फ टैक्सेशन की पॉलिसी है जो परव्यू है गवर्नमेंट्स का। देखिए, पहले तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज द ओनली इनकम टैक्स व्हिच इज विद प्रोविंसेस। बाकी सारे जो इनकम के टैक्सेस हैं, आपकी सैलरीड, नॉन सैलरीड, मैन्युफैक्चरिंग, कॉर्पोरेट, रिटेल, ये सब किसके पास है? ये वफाक के पास है। सो एक तो इसकी ये इशू ये है कि हमने दिया चूंकि प्रोविंसेस को हुआ। अगर आप मुझसे पूछें, ये एफपीआर के पास होना चाहिए। एफबीआर के पास सारे इनकम्स के टैक्सेस हैं, तो ये भी उनके पास होंगे। पहला स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है वो ये है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रॉब्लम है इसमें कि ये क्यों नहीं कलेक्ट होता, क्योंकि आज तक एग्रीकल्चर को हमने कई क्रॉप्स को तो फ्री कर दिया। राइस, मेज, 2 ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं सुनते कि शॉर्टफॉल हो गया हो, जिनके बारे में आप कभी नहीं सुनते कि प्राइस सेटिंग गलत हो गई है। क्यों नहीं सुनते? $3.5 अरब की पाकिस्तान ने राइस एक्सपोर्ट की है। पूरे मुल्क की जो आईटी और ITES है, जिसका आप इतना जिक्र करते हैं और करना भी चाहिए, जिसमें हमारा बच्चा इन्वॉल्व है, यूथ इन्वॉल्व है। $400 मिलियन की हमने अभी यूथ ने एक्सपोर्ट किया है, फ्रीलांसर्स ने, ऑल ग्रेट स्टोरी। एक क्रॉप पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट $3.5 अरब की है। अब क्या मसला है? मसला ये है कि एग्रीकल्चर में ये जो प्राइस सेटिंग है, फ्लोर प्राइसेस, फिर बाइंग बाय द प्रोविंसेस, इस सब ने बड़ी डिस्टॉर्शंस क्रिएट की हुई हैं। किससे खरीद रहे हैं, किससे नहीं खरीद रहे, खराब हो रही है, नहीं हो रही, प्राइस कैसी आएगी? शुगर केन की जो कीमत है वो सेट करनी है, शुगर की प्राइस को रेगुलेट करना है, शुगर कितनी बाहर जाएगी ये तय करना है, कितनी। इस चक्कर से निकल गए हैं राइस और मेज में। कभी किसी ने आके आपको ये नहीं कहा। सूबों को दूसरा काम ये करना है कि आपके इसी बात के ऊपर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आई एम श्योर ये आप जवाब जरूर देंगे, इसको आगे बढ़ाइएगा। लेकिन हाँ, अगर शुगर और हम राइस और मेज से बाहर आ गए हैं, तो फिर क्यों वीट से नहीं आते? क्यों हम व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड इट? अगर एक चीज आप एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, यू लर्न अ लेसन, फिर वो आप एप्लीकेशन करते हैं ना दूसरी चीजों में, तो व्हाई नॉट वीट देन? तो मैम, ये इसलिए अच्छा सवाल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू टॉक टू मी, आई विल नॉट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इंडोनेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश। आई विल टेल यू एग्जांपल्स ऑफ योर सक्सेस स्टोरी एंड हाउ टू यूज देम। सो दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो वीट है ना, इसको चूंकि एक फूड समझा जाता है इतना, वो रोटी जो है ना, वो कई स्लोगन्स होते हैं ना, रोटी एक स्लोगन के तौर पे पॉलिटिकली यूज हुई है। अब सो चीप रोटी की कीमत फिक्स करना। अब मुझे आप बताएं कि दुनिया में यार कहीं ऐसा होता है कि कोई कहे कि रोटी और नान की ये कीमत होगी, रोटी और नान की जो किलोग्रामेज है वो ये होगी? आप किसी को पैसे देना चाहते हैं, मैं उसका हामी हूं। मैं उस टेबल पे था जब हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जो इस साल 716 अरब रुपए का 10 मिलियन हाउस होल्ड्स, इनके 5 करोड़ पाकिस्तानियों पे जाएगा। सो जब मैं ये बात करता हूं तो इसका ये मेरा मतलब नहीं है कि आप रोटी के लिए लोगों को हेल्प ना करें, पर रोटी की कीमत जाकर और फिर आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कहें कि वो जाकर चेक करें कि रोटी 22 रुपए की बिक रही है कि नहीं बिक रही। यार, गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट। वी हैव ग्रेट डेटा सेट्स इन पाकिस्तान। मैं बार बार कहता हूँ, नादरा का डेटा, मेरे पास आपकी ट्रैवल का डेटा है। मतलब आई कैन टेल इफ यू आर इन द लोअर इनकम ब्रैकेट और इन द हायर इनकम ब्रैकेट। और अब तो अगर मैं AI को यूज करूं इन दिस कंप्यूटेशन और परम्यूटेशन, तो मैं अपने लो इनकम हाउस होल्ड 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, 13 मिलियन है, उनको जाके कहूं कि ये पैसे हैं, हम आपकी इनकम सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट टेलिंग यू टू लीव योर जॉब एंड कम, बट वी आर सेइंग कि आप अगर अपनी मैल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो करें। सो इस स्टेपल क्रॉप की जो प्राइमेसी है ना, उसने रोटी के इस स्लोगन को हमें यहाँ ला खड़ा किया। इसका ये मतलब नहीं है अभी हुआ ये कि इमीडिएटली हमने विड्रॉ कर लिया है। ग्रेजुअली आप फार्मर को सपोर्ट करते हुए, सपोर्ट क्या है, लेट मी बी क्लियर ऑन द सपोर्ट। आप उसको हेल्प करें कि वो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल सोलर लगाए, जरूर हेल्प करें, फाइनेंसिंग करें।
आप ज़रूर हेल्प करें कि R&D करें, आप मैकेनाइजेशन में ज़रूर हेल्प करें, आप लाइन वाटर कैनालिंग में ज़रूर हेल्प करें, आप वाटर मैनेजमेंट के नए सोर्सेज देने में ज़रूर हेल्प करें, आप डेटा देने में ज़रूर हेल्प करें। ये हेल्प है जो पॉलिसी साजी जो स्टेट का काम है। यूनिवर्सिटीज़ को कहें कि उनके जो रिसर्चर्स हैं वो कसूर में जाएं, वो रहीम यार खान में जाएं, वो KPK में जाएं। खान साहब, आपने इतना प्रिसाइजली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई हैव वन मोर क्वेश्चन विच इज सॉर्ट ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस। आपने कहा नादरा डाटा है हमारे पास नादरा डाटा है, तो फिर सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो आपका सैलरी तबका क्यों देता है? वो जो नहीं दे रहे उनका नादरा डाटा से उनको क्यों नहीं टैक्स कलेक्शन में हम लोग कामयाब हो जाते लाने में? So Pakistan is a very rich country in terms of data. So you can tell bad stories about Pakistan. That's easier to do. अब मैं ज़रा बताता हूँ कि मैडम का क्या क्या डेटा है मेरे पास। मैडम का मेरे पास नादरा डेटा है। मैडम जब पाकिस्तान से बाहर दुबई ट्रैवल करती हैं तो वो डेटा है। मैडम के बैंक अकाउंट्स का डेटा मेरे पास है। मैडम के यूटिलिटी बिल्स, और सारी सरकारी कंपनीज हैं तो वो तो बड़ी एक्सेस है। क्या डेटा है? मैडम गैस कितनी इस्तेमाल करती हैं, मैडम बिजली कितनी इस्तेमाल करती हैं, मैडम ने पानी का बिल क्या दिया था, मैडम ने टेलीफोन का बिल क्या दिया था, मैडम ने अपना मोबाइल कितना इस्तेमाल किया, क्या बिल दिया, मैडम ने कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल किया, क्या बिल दिया, मैडम ने क्रेडिट कार्ड पे कितनी स्पेंडिंग की, वो डेटा है। मैडम का जो प्रॉपर्टी रेंटेड है कि उनकी अपनी है, वो डेटा है। मैडम की कार्स कौन सी हैं, वो डेटा है। अब मुझे बताएं ना कि इससे रिच डेटा क्या हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं मैडम का ये डेटा लेके ये बता नहीं पा रहा कि मैडम की जो इनकम है इज इट कमेंसरेट विद द स्पेंडिंग दैट शी इज डूइंग। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड टू नो एज एन पॉलिसी मेकर और स्कॉलर। उसको लेकर मैंने मैडम को एक फॉर्म भेजना है प्री पॉपुलेटेड कि मैडम आपका टैक्स ये बनता है या आपकी इनकम इतनी कम है, कम एंड जस्टिफाई। अगर ठीक है तो फी सबीलिल्लाह आप एंजॉय योर लाइफ इन पाकिस्तान एंड बी हैप्पी एंड ट्रैवल। अगर ये प्रॉब्लम, हम इस डेटे की जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है इस चीज़ की, अब तो मैं बार बार कहता हूँ कि AI के जो मॉड्यूल्स हैं उनको यूज़ करें। हम वो डेटा साइंटिस्ट नहीं ला पा रहे। इन दी एंड देखिए, मैं हमेशा कह के जाता हूँ ये बात, पब्लिक सेक्टर की वीकनेस जो है वो उसकी कॉम्पिटेंस लेवल है ऑन स्पेसिफिक वेरी प्रोफेशनल एरियाज। जैसे जैसे ये बिल्ड करते जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये जांच भी लेता हूँ मैडम का, तो मेरे पास ऑडिट कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उनका ऑडिट कर सकूँ। सो यू नीड टू हैव ऑडिटर्स। अगर ये चीज बिल्ड करेंगे आने वाले 3 से 5 साल में, इफ आई एम नॉट इन पाकिस्तान, यू कैन इंटरव्यू मी, आई विल टेल यू कि ये कैपेबिलिटी बिल्ड होनी ही होनी है। जो हमारा ऑटोमेशन का प्रोसेस है वो एक चीज होती है ना, एक तो चीज होती है कि आप खुद बहुत पुश करें, हम शायद वो नहीं कर पाते, बट एक चीज होती है जो ग्रो विद इन कर रही होती है। बच्चे ने ग्रो करना ही करना है। आप उसकी ज़हनी कैफियत बेहतर करके ग्रो करा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ज़हनी कैफियत बेहतर करें गवर्नमेंट की टू डू ऑल दिस। पाकिस्तान को चेंज करना ना ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कभी कभी इट कम्स अक्रॉस। ये वो माइनर चेंजेस हैं जो आप दुनिया में लोगों ने किए हैं जिनसे कामयाबी हो। ऑल राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आपकी बात से मैं ये अखज़ आपके पास मैडम का डेटा बहुत है। सारा कुछ हमारी तो जनाब सादिया के पास क्या कुछ है ये डॉक्टर खाकान नजीब को पता है। ब्रेक पे हम पूछेंगे कि क्या कुछ है। सादिया आप खुद ही कन्फेस कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलें, लेट्स टेक अ ब्रेक। हाँ भाई, डोंट इवन ओन अ कार। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल में अब बात हो जाए मौसम की, क्योंकि प्री मॉनसून आ गया है। और जब मैं कहती हूँ कि प्री मॉनसून आ गया है तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि बारिशें होंगी, मौसम ठंडा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वेल, दे आर सेइंग कि पंजाब के शहरों में मौसम जो है वो खुशगवार है। हीट वेव से मुतासर शहर मुल्तान में, जहाँ बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत रहा है पिछले दिनों, आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पर हिला कर रख दिया है। जबकि साहिवाल, पीर महल और कमालिया में भी बारिश से सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब इस हवाले से महकमा मौसमियात ने आज अंदरून सिंध समेत कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। अगर इस ईयर की बात करें तो हर माह हमने ये देखा कि दर्जा हरारत जो है वो 4 to 5 डिग्री ऊपर ही गया है। और इस बढ़ते टेम्परेचर की वजूहात क्या है, क्यों ये टेम्परेचर इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ये फील्स लाइक इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, उस पर ज़रा नज़र डालनी हमें ज़रूरी है। और ये मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इस वक्त टेम्परेचर रहेगा क्या, ये भी आज जान लेते हैं कि व्हाट इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक
पूरे मुल्क के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ का ज़रा जिक्र कर लें, और कराची में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा। तो आज बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 30 रहने का इम्कान है। वेयर एज इफ़ यू टॉक अबाउट कोयटा, तो कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रहेगा और 17 मिनिमम रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा मिस्ट रहेगा विच इज़ अनलाइकली फॉर कोयटा क्योंकि वहाँ का वेदर ज़रा ड्राई रहता है। मुल्तान का टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा 38, कम से कम जो है वो 28 टेम्परेचर होगा। इसके अलावा व्हेन वी गो ऑन एंड मूव ऑन टू अदर सिटीज़, तो लाहौर का जिक्र कर लेते हैं जहां बात की जा रही है कि बारिशें शुरू हो रही हैं पूरे पंजाब में। सो कम से कम दर्जा हरारत यहाँ का 27 रहने का इम्कान है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक जा सकता है। और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र कर लेते हैं जो कि पिछले कुछ दिनों वहाँ के अवाम भी रो रहे थे कि 43 डिग्री यहाँ पर भी हो गया तो कैसे घर से बाहर निकले। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 38 और कम से कम 36 टेम्परेचर रहने का इम्कान है। और पेशावर में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत जो है वो फाइनली 27 है, बट द मैक्सिमम जो गैप है उसकी वजह से आपका फील्स लाइक भी बढ़ जाता है विच इज़ 41। क्लाउडी है, धूप नहीं होगी आज पेशावर में, जबकि फैसलाबाद में आज कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है, गहरे बादल छाए हुए हैं। कम से कम टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू बी 27, ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक जा सकता है। और बाकी बड़े शहरों का टेम्परेचर तो आप देख रहे हैं। मुजफ्फराबाद और स्कर्दू में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मिनिमम टेम्परेचर स्कर्दू के लिए 16 है, 8 है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 रहने का इम्कान है। वेरएज़ मुजफ्फराबाद में भी बारिश होगी लेकिन टेम्परेचर 32 के आसपास, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा ही होगी वहाँ पर भी बारिश के बावजूद। तो चलिए ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा। बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फाइनली व्हेन मैं सुनती हूँ कि जी बारिशें होंगी पूरे मुल्क के अंदर और प्री मानसून आ गए, मुझे खुशी होती है। लेकिन मुझे क्या बताएं कि जब मानसून होगा और हम कह रहे हैं कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ये सारे मामलात भी चल रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक ये मानसून, प्री मानसून पूरे पाकिस्तान के लिए किस तरह का नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मानसून जब स्टार्ट होता है तो दो तरह के ख़तरात जो है वो पाकिस्तान को लाहक होते हैं। एक तो आप देखेंगे जब बारिशें ज़्यादा हो रही होती हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा होता है, तो हमारे पास स्टोरेज का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। एक तरह से वो बारिश बिल्कुल ज़ाया हो रही होती है और शहरों में ख़ास तौर पर देखें तो आपके अर्बन फ्लडिंग के वाक़यात फिर होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट ही कॉन्क्रीट आपको शहरों में नज़र आता है, तो पानी एब्जॉर्ब करने का ज़मीन को जगह ही नहीं मिलती हैं और वो आपके फिर जो केओस बड़े बड़े शहरों में आपको नज़र आ रहा होता है अर्बन फ्लडिंग की सूरत में, वो चल पड़ता है। सेकंड ये है कि ये जो मानसून होती है इसमें आप देखिए ह्यूमिडिटी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर ह्यूमिडिटी लेवल बिलो 30% हो या अबव जो है वो 60 हो या 60 के अराउंड हो तो बहुत मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। देखिए हब्स होनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपको सफोकेशन, आपकी अगर कूलिंग प्रॉपर ना हो तो सफोकेटिंग सा होना शुरू हो जाता है ह्यूमन इंसानों के लिए ख़ास तौर पे। ऑफ कोर्स जो डिफरेंट परिंदे वगैरह या इस तरह की और जो मखलूक है उनके लिए भी टॉलरेंस लेवल उनकी ह्यूमिडिटी लेवल में नहीं होती है। तो ओवरऑल आप देखें कि जो इस तरह के वाक़यात हैं जो सैलाब आने के ख़तरे होते हैं, इसके अलावा इंडस रिवर जो आप देखें जो इंडिया के साथ हमारा इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन का मामला चल रहा है जो इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो करेंगे, तो उसमें भी अगर इंडिया के पास बरसात में उनके पास भी पानी ज़्यादा हो जाता होता है और वो अनअनाउंस अगर खोलते हैं बैराजेस हमारी तरफ, तो वो पानी भी फिर हम लो राइपेरियन की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ वो पानी हमेशा पाकिस्तान की तरफ आता है। तो उससे इंडस के अराउंड जो सिंतास के अराउंड जो है जो आबादियाँ रह रही होती हैं उनको नुकसान होने का सैलाब की वजह से खतरा होगा। मरियम हम देख भी रहे हैं क्योंकि भारत ने खैर वो जो उन्होंने मारी थी गीदड़ भपकी के हम बंद कर देंगे पानी, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कल देख रहे थे केदारनाथ यात्रा में भी वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। इससे पहले उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड हुआ था, उनके फौजी उसमें दब गए थे। सो बहुत एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पर भी। नाउ माई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मरियम, इस वक्त हम कराची से लेकर सरगोदा तक शदीद गर्मी देख रहे हैं, इंटेंस वेदर। क्या एक मर्तबा फिर हम इस बार के मानसून को इंटेंस एक्सपेक्ट करें? एंड बाय इंटेंस हमें याद है 2022 में जो बुरी तरह सैलाब आया था, बलूचिस्तान से शुरू हुआ था और वो जून से ही शुरू हुआ था, तो क्या हम एक और इंटेंस मानसून एक्सपेक्ट करें आफ्टर एन इंटेंस समर? जी एब्सोल्युटली, आप देखें ये जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं वो
हीट आपकी ट्रैप करती हैं ऑफ कोर्स। तो आप ट्रेंड देखें पिछले खासतौर पर 10 सालों का जो ट्रेंड है उसमें बहुत तेज़ी के साथ आपके जो है वो मौसमियाती टेम्परेचर तब्दीलियाँ आई राइज आए हैं, या क्लाइमेट चेंज में आपके चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हीट वेव्स आपकी आ रही हैं, ज़्यादा अरसे के लिए हीट वेव्स हैं। आप देखें कि स्प्रिंग मौसम जो है वो ख़त्म होने के बराबर हो गया है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मिसाल के तौर पर स्प्रिंग के दौरान आपने देखा कि ऑटम्स एंड इस्लामाबाद में स्प्रिंग्स या खासतौर पर यालाबारी और इस तरह के वाक़यात हुए। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यही पैटर्न रहे तो आप अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल को भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ नेवर प्रिपेयर्ड। हमारे इदारे जो है वो प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं, वो रिएक्टिव मेजर्स। जब एक दफ़ा सैलाब आ गया या एक आंधी तूफान आ गया तो उसके बाद वो लेते हैं, वो मिटिगेशन पे उस तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो वन कैन एक्सपेक्ट कि आपको सिवियर वेदर पैटर्न्स मरीम, आपको मुझे ये बताएं, यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन यू नो ये जो सारी सूरत हाल है, मौसमियात की तब्दीली जो हो रही है, मुझे ये बताएं कि कैन वी कम बैक, कैन वी रिवर्ट इट, टू व्हाट एन एक्सटेंट एंड हाउ? जी एब्सोल्युटली। अगर बहुत सारे ग्लोबल टू रीजनल टू कंट्री लेवल जो है वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए। सबसे पहले तो आप देखें जो बिगेस्ट कल्प्रिट है आपके इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड ममालिक हैं, यूएस, चाइना, जर्मनी, ईयू में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ये सारे मिलके जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल एमिशंस करते हैं। तो एक तो उनको रिड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि यही आपकी मेन कल्प्रिट्स होती हैं आपका टेम्परेचर और एक्सट्रीम क्लाइमेट की। इसके अलावा आप देखें कि जो रीजनल लेवल पे हैं उसमें आप या कंट्री लेवल पे ये कर सकते हैं कि सबसे सस्ता, मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ कि हर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि हर घर में एक कम से कम एक इंडिजिनस दरख्त, यानी कि जो लोकल दरख्त आपके होते थे, मिसाल के तौर पर लाहौर इस्लामाबाद की बात करें तो पीपल, शीशम, धरेक, इस तरह के जो दरख्त हम बचपन में देखते थे उसको प्लांट लाजमी करें। और अगर नहीं होता तो बाकायदा फ़ाइन्स इम्पोज होने चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसका होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जो गाड़ियाँ आपकी बहुत धुएँ छोड़ती हैं, पोल्यूशन एमिट करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हीट वेव्स का रीज़न बनता है वो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। वो बग़ैर किसी प्लानिंग के जो है वो फैले जा रही हैं, आपके ग्रीन कवर को रिमूव कर रही हैं। तो आपके ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट एक्सट्रीम की तरफ हर चीज़ को लेके जा रहा है। तो ये चीज़ें कुछ पॉलिसीज़ और गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान में। मरियम, जो करें आपने बात की कि तो हर घर में कोई एक इंडिजिनस होना चाहिए, कराची की अगर बात करें, घर तो बचे ही नहीं है ना, हाई राइज हैं उन, लेकिन जापान की मिसाल ले लें। एंड आई वाज टॉकिंग टू अनदर फेलो एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि भाई जापान में हाई राइज पे भी उन्होंने ग्रीनरी की हुई है। हमारे पास ये कराची में शारा फैसल पे हाई राइज है। सो हम उस तरफ जाने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? ग्रीन कवर कम हो रहे हैं, पार्क्स नहीं हैं, सो व्हाट इज़ द मॉडर्न तरीका टू डू इट? जी, जो हाई राइज़ का सॉल्यूशन है, जैसा ब्रीफली आपने ज़िक्र भी किया, जापान के अलावा चाइना भी आपके पास बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, जिसमें जो टेरेसेस होते हैं उसमें प्लांटेशन आप करें, रूफटॉप में जो बिल्डिंग का रूफटॉप है उसमें करें। इसके अलावा जो मूविंग फॉरवर्ड मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन में इस तरह के इस्तेमाल करें जो आपकी हीट को ट्रैप ना इतना ज़्यादा करें बल्कि कूलिंग इफेक्ट आपके लिए क्रिएट करें मौसम के हिसाब से। ऑफ कोर्स सर्दियों में हीट को वो घर के अंदर ज़्यादा रखें, गर्मियों में जो है वो कूलिंग को इफेक्ट दें। एसफॉल्ट जो अभी जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, सीमेंट या इस तरह के, ये आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक तो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात होती है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बन चुके हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो चेंज होने वाले हैं। उसमें आप एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट या फॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन जो ज़मीन बची हुई है, ख़ासतौर पर कराची का आपने जिक्र किया, तो कराची में मैंग्रोव कवर बहुत तेज़ी से जो है वो काटा जा रहा है। तो अगर उस पर काम किया जाए, मैंग्रोव कवर को बढ़ाया जाए, सिंध गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, तो आपका कार्बन सिंक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है उनको एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप देखें कि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट करते हैं मिशंस में एज अ कंज्यूमर। मिसाल के तौर पर हर सीज़न में हम बेतहाशा कपड़े ख़रीदते हैं जो लैंडफिल में आपके जाते हैं, उनको जलाया जाता है, उससे मिशन होती हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स हम चेंज करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो गाड़ियों पे गाड़ियाँ चेंज करते हैं, घर के फर्नीचर्स चेंज करते हैं ट्रेंड के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वेस्ट जनरेट करते हैं दिन ब दिन, और वो आपकी ज़मीन को ख़राब कर रही होती हैं, एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही होती हैं ग्रेजुअली। तो इंटरनेशनल लेवल से कंट्री टू इंडिविजुअल लेवल सारे अगर रोल आज प्ले करना शुरू करें तो फिर भी आपको 20 से 30 साल लगेंगे इसी
टेम्परेचर लेवल पर रहने के लिए, जो कि होता नज़र आता नहीं है आपको। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी स्टॉप करेगा, तो इट्स गोइंग टू गेट वर्स इन द फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली। दैट आई हैव टू थैंक मरियम टू यू, बहुत शुक्रिया अपने वक्त में हमें एनवायरनमेंट चेंजेस क्या करने चाहिए चीज़ें बेहतर करने के लिए यू टोल्ड अस अबाउट दैट। जाते जाते कुछ खेल की बात हो जाए। खेल की दुनिया में ओवर द वीकेंड ये यार पूरी दुनिया में इतना सब कुछ बदल रहा है, तो ऐसे में साउथ अफ्रीका चोकर से चैंपियन क्यों ना बने, ठीक है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका जीत गया। इट वाज एब्सोल्युटली होम कमिंग। हम देख रहे थे कि साउथ अफ्रीकन्स द प्रोटियर्स खास तौर पे जो कैप्टन थे उनका टेम्बा बवुमा, वो कितने ज़्यादा खुश थे। अच्छा, अरे उनको अंडररेट कितना किया। मैं ये बात करी थी जब हमने फर्स्ट डे का गेम डिस्कस किया था ना, काश साउथ अफ्रीका जीत जाए, कैन दे break this jinx of being the chokers, and they did and what a comeback, absolutely comeback। और उस पे फिर आखिर में उन्होंने जब टेस्ट मैच उठाया तो उन्होंने उसको मिसाइल के तौर पे भी अपने कंधे पे रख लिया, वो एक अलग चीज़। फिर वो उनके बेटे के साथ घूम रहे थे, एक तो ये। और फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। व्हाट अ चैंपियन कमबैक बाय साउथ अफ्रीका। फवाद भाई गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हर किसी ने ही कहा हुआ था कि जी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो करीब नहीं आएगी, और बड़ा आसानी से फाइनल में पहुंच गए। ना सही टीमों के अगेंस्ट के खेले, छोटी टीमों को हरा के फाइनल में आ गए और कोई मुकाबला ही नहीं होना। दो साउथ ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बेहतर टीम है, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेला है और जिस तरह से वो ये फाइनल जीता है, क्या ही बात है। एंड एक खास चीज फैसल सादिया जो मैंने नोट की, आप देखिए उनके फॉर्मर ग्रेड्स, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स जो बैठे हुए थे और जो खुशी महसूस कर रहे थे, उसकी एक अलग ही बात थी कि जो वो फील थी अपने मुल्क की जीत के लिए। एबी डिविलियर्स बैठे हुए जिस तरह से अपने बच्चों के साथ देख रहे थे, मुझे भी कोई 50 साल से ऊपर मेरी उम्र होगी, मैंने इतने शौक से अपने मुल्क के किसी बड़े खिलाड़ी को अपनी किसी टीम का इस तरह से कोई इवेंट देखते हुए नहीं देखा। या तो शायद हमारा मिजाज थोड़ा प्रोटोकॉल वाला होता है, लेकिन वहाँ पर जो खुशी थी उसकी एक बात ही अलग थी। शायद हमें सीखना चाहिए इस तरह से किसी भी खेल में, और जिस खेल पे आपने राज किया है, जिसमें आपने नाम कमाया है, उस खेल को और उसके अपने मुल्क के उन खिलाड़ियों को किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, शायद साउथ अफ्रीका से सीखना चाहिए। ऑल राइट फवाद भाई, वी वुड हैव लव टू टॉक अबाउट बाबर एज वेल, लेकिन आपसे कल दोबारा आपको सहमत देंगे। आज हमारा वक्त खत्म होता है, तो जाते जाते एक और क्रिकेट से खबर हो गई है कि बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर्स को ज्वाइन किया है। हम कल इस पर ज़रूर बात करेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल, आडियोस, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।